जैसा कि हमने पहले भी बताया है और आपको मालूम भी होगा कि केरला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच फंड्स को लेकर काफी झगड़े चल रहे हैं और इसी मुद्दे ने आज एक नया मोड़ ले लिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन मौजूद है, ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाकर देश में खलबली मचा दी है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला डिस्क्लोज किया है, वहीं इसी केस से जुड़ा हुआ एक और नया तथ्य भी सामने आया है जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कनेक्टेड है। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस केस में केरला स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज के दिन पर जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि वहीं एक और फंड से जुड़ा हुआ ये केस हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। अब तक इस केस में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने केरला गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना जजमेंट भी रिजर्व कर लिया था। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट कम फंड्स देना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर केरला गवर्नमेंट ज्यादा फंड्स रिलीज करवाने की मांग कर रही थी। इस कंट्रोवर्सी के बीच एक चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा हुआ है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी, और वो ये है कि जहां केरला स्टेट गवर्नमेंट पैसों की मांग किए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मजबूरन जा रही है, वहीं उन्होंने 75 लाख रुपीस की फी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को दी है। ये अमाउंट जैसे ही न्यूज में आई है, वैसे ही लोग ये सुनकर शॉक में चले गए हैं और ये इस केस का एक अहम हिस्सा भी बनता है, क्योंकि यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जहाँ एक तरफ केरला स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए फंड रिलीज करने को कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है और वहीं ये इतनी बड़ी फी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को दे रही है, तो इससे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई फंड्स की कमी है। और हमारे मन में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये केस सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए किया गया है? इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, पर चलिए अब एक नजर डालते हैं कि असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना फैसला डिस्क्लोज करते हुए क्या कहा है। तो जहां हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के सबमिशन से अग्री करते आ रही थी, वहीं दूसरी ओर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें एक बड़ा झटका देते हुए इंटरिम रिलीफ देने से सख्त मना कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये रिलीफ मना करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यूनियन से अग्री किया है कि बस अगर केरला स्टेट गवर्नमेंट अपनी गलती और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से मुसीबतें झेल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इंटरिम रिलीफ दे देनी चाहिए। द बेंच स्टेटेड, इफ द स्टेट हैज एसेंशियली क्रिएटेड फाइनेंशियल हार्डशिप बिकॉज ऑफ इट्स ओन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, सच हार्डशिप कैन नॉट बी हेल्ड टू बी एन इररिपेरेबल इंजरी दैट वुड नेसेसिटेट एन इंटरिम रिलीफ अगेंस्ट यूनियन। हालांकि आपको लगेगा कि मामला यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस फैसले के साथ एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो है इस केस को एक लार्जर बेंच को रेफर करना, और वो भी किसी ऐसी वैसी बेंच को नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, विच शुड बी हेडेड बाय द सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। तो इस खबर से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मामला कानून की दृष्टि में कितना बड़ा है। वैसे ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि इससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड भी नहीं हुआ है, और यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हियरिंग के दौरान भी उठाया था कि ये केस बड़ा यूनिक है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बात से भी अग्री किया कि अगर वे केरला स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे ही पैसे लेने देंगे तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और शायद हर एक दूसरा स्टेट सीधे सेंटर के पास पहुंच जाया करेगा। द बेंच स्टेटेड, देयर इज एन आर्ग्यूएबल पॉइंट दैट इफ वी वर टू इशू इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन इन सच लाइक केसेस, इट माइट सेट अ बैड प्रेसिडेंट इन लॉ दैट वुड एनेबल द स्टेट्स to flout fiscal policies and still successfully claim additional borrowings। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इंटरिम रिलीफ के लिए इस केस में ट्रिपल टेस्ट किया था, प्राइमा फेसाई केस, द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल इंजरी, और ये पाया कि ये सब यूनियन के फेवर में है, एंड thus stated, prima facie, we are inclined to accept the argument of the union that where there is overutilization of the borrowing limit in the previous year, to the extent of overborrowing, deductions are permissible in the succeeding year, even beyond the award period of the 14th Finance Commission. This is, however, a matter which will have to be finally decided in the suit. बेंच ने यहाँ ऐड करते हुए भी कहा, if we grant the interim injunction and the suit is eventually dismissed, turning back the adverse effects on the entire nation at such a large scale would be nearly impossible. Au contraire, if the interim relief is declined at this stage and the plaintiff state succeeds subsequently in the final outcome of the suit, it can still pay the pending dues, maybe with some added burden, which can be suitably passed on the judgment debtor. The balance of convenience thus clearly lies in favor of the defendant, Union of India.
अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स देती है ताकि स्टेट अपनी गवर्नमेंट रन कर सके। अब बात इस पर ये आती है कि ये जो परंपरा है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को फंड देने की, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है? तो आइए इस सवाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो मामले की शुरुआत दिसंबर मंथ में हुई जब केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट को कम फंड सैंक्शन कर रही है, जिससे स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, केरला गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट साइड करते हुए कंपनसेशन की मांग रखी है और इंटरिम रिलीफ भी मांगा है, क्योंकि दोनों लेवल पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की रूलिंग है और हम जानते हैं कि अक्सर ऐसा होने पर दोनों पार्टीज अपना पावर दिखाना चाहती है, फिर चाहे मुद्दा कुछ भी हो। तो इसी बीच देखना ये भी होगा कि ये मुद्दा असली में एक जेन्युइन मुद्दा है या सिर्फ कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर अगर हम कानून देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स देने की जिम्मेदारी होती है, पर कई पॉइंट्स पर लॉ साइलेंट है। जैसे कि अगर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो भी इसकी लिमिट कौन तय कर सकता है? क्या इस मुद्दे को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? इस बात पर कोई लॉ नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ वैक्यूम है। अब यहाँ लॉ पूरा ना होने की कंडीशन में ये जाहिर सी बात है कि जिसके हाथ में पावर है वो पावर का मिसयूज कर सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा हुआ है, जिसमें केरला गवर्नमेंट ने फंड्स को लेकर इंटरिम रिलीफ भी मांगा है और जिसे अब देने से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ मना कर दिया है। द बेंच स्टेटेड, वी आर अनेबल टू accept the argument of the plaintiff at the interim stage that there is fiscal space of unutilized borrowing of either INR 10,722 crores as was orally prayed during the hearing of INR 24,434 crores which was the borrowing claimed in the negotiations with the union। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 मार्च 2024 को 500 करोड़ रुपए और 19 मार्च 2024 को 13,706 करोड़ के साथ केस विड्रॉ करने की डिमांड रखी थी, जो ना ही सुप्रीम कोर्ट बेंच और ना ही स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर हुई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केस विड्रॉ करने की कंडीशन नेगोशिएशन में नहीं हो सकती, वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने इसे इनसफिशिएंट बताया है। अब देखना ये होगा कि क्या केरला स्टेट गवर्नमेंट की ये बेसिक नीड है या सिर्फ कंट्रोवर्सी। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है तो इसे कैसे यूज किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को किन बातों का ध्यान रखना होगा फंड रिलीज करते समय, और क्या ये पावर को किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये देखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा कौन कौन होता है और क्या लॉ हमें फ्यूचर में पढ़ने को मिल सकता है। आप भी इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। Until then, keep following Law Chakra.